इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ट्राई टू एस्टिमेट थीटा इन अ रियल इंटरवल ए बी देन विच प्रोबेबिलिटी 100 1 माइनस अल्फा परसेंटेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो कौन से ट्रू है वो अगर बात करें, इसके लिए अगर देखें जो पॉपुलेशन है उसके जो सैंपल लिए जाएंगे वो नॉर्मल होनी चाहिए, ये ट्रू है। साथ ही अगर प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं किसी भी एलिमेंट की जो ए और बी के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा के इक्वल होनी चाहिए। अल्फा अगर हमारे पास लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है तो बीटा हमारे पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी। ये तीनों ही रिजल्ट ट्रू है। तो जो ट्रू नहीं है वो हमारे पास यहाँ से ही हो जाएगा। पहले तो क्या है, पॉपुलेशन जो लिया जा रहा है वो उसके जो सैंपल है वो नॉर्मल होने चाहिए, और ए और बी के बीच में जो थीटा की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा के इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही ए इज़ कॉल्ड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट वाइल बी इज़ कॉल्ड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फॉर टेस्टिंग अ सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेन सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ अ टेस्ट विच हैज़ द लार्जेस्ट पावर इन द क्लास ऑफ द टेस्ट ऑफ सैंपल साइज इज कोल्ड। मतलब हमारे पास यहाँ से इज कोल्ड मोस्ट पावरफुल टेस्ट, वो कहलाएगा हमारे पास मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अगर आपने यहाँ से एक सिंपल नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव सिंपल हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में ली है, लार्जेस्ट पावर ऑफ द क्लास टेस्ट ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब हमारे पास यहाँ से एफ एक्स थीटा दिया हुआ है 1 थीटा में, जहाँ एक्स की वैल्यू वी थीटा से वी प्लस 1 थीटा के बीच में, और थीटा अदरवाइज में 0 वैल्यू हमारे पास है, और x1 मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, xn मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसका MLE हमारे पास क्या होगा, इसका MLE होगा थीटा के लिए हमारे पास xn अपॉन वी प्लस 1, इसका MLE होगा xn अपॉन वी प्लस 1, हमारे पास यहाँ से इसका MLE होगा। अगर हमारे पास यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड में आरपीएससी द्वारा पूछा जाता है, इसका रिजल्ट याद रखना है। एक्स आई हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, म्यू सिग्मा स्क्वायर इसके अननोन पैरामीटर है, साथ ही एक्स इक्वल टू 1/n सम ऑफ एक्स आई है, यहाँ से एक्स बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस स्क्वायर है 1/n माइनस 1 सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 100 1 माइनस अल्फा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास यहाँ से इसके लिए क्या आएगा, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन रहा है हमारे पास यहाँ से एन एस स्क्वायर अपॉन xn स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये वैल्यू तो सेम है, एन एस स्क्वायर न्यूमिनेटर में दोनों में एन एस स्क्वायर अपॉन में आ रही है काई स्क्वायर आ रहा है, काई स्क्वायर दोनों में आ रहा है, एक में आ रहा है एन अल्फा अपॉन 2, एक में आ रहा है एन माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, एन अल्फा अपॉन 2 क्या वैल्यू आ रही है, एन एस स्क्वायर तो दोनों में आ रही है, तो एन एस स्क्वायर सारे में अंश में, हर में आ रहा है काई स्क्वायर, एक तो आ रहा है एन अल्फा अपॉन 2, एक आ रहा है एन माइनस 1 अल्फा अपॉन 2, तो इसमें एन माइनस 1 नहीं आया तो ये तो नहीं होगा, इसमें एन अल्फा अपॉन 2 नहीं आया, इसमें एन अल्फा अपॉन 2 नहीं आया, तो ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि कह रहे हैं एन अल्फा अपॉन 2, और इसके लिए वैल्यू आएगी एन एस स्क्वायर दोनों में आ रही है, काई स्क्वायर दोनों में आएगा, एक तो आएगा एन माइनस वन ये भी दोनों में आएगा, कॉमा में आएगा, एक में तो अल्फा अपॉन 2 आएगा और एक में 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आएगा, ये वैल्यू हमने याद रखनी है। तो एन एस स्क्वायर अंश में तो सब में दिया हुआ है, एक में तो आ रहा है एन माइनस 1 जैसे पहले ऑप्शन में एन माइनस 1 नहीं है तो ये डिस्कार्ड हो गया, तीसरे ऑप्शन में एन माइनस 1 ये डिस्कार्ड हो गया, चौथे में और दूसरे में दोनों में है, तो इन दोनों को अगर स्टडी करें, एक में तो आ रहा है एन माइनस वन ये दोनों में ही आएगा, और दूसरी वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन 2, इसमें अल्फा अपॉन 2 नहीं आ रही तो ये डिस्कार्ड हो गया, तो ये अल्फा अपॉन 2, तो क्या क्या वैल्यू आई, एक में तो आएगा एन माइनस 1 अल्फा अपॉन 2, एक में आएगी एन माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, ये हमारे पास इसके लिए यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर x1 तो xn नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, म्यू सिग्मा नॉन है, x बार और एस स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यूज़ है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा। तो जो x बार और एस स्क्वायर होंगे वो एक तो MLE होंगे, ये सही है, x बार और एस स्क्वायर दोनों हमारे पास यहाँ से इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MLE होते हैं, x बार अनबायस्ड MLE होता है और एस स्क्वायर बायस्ड होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और साथ ही एक्स बार और एस स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर भी होते हैं। तो हमने क्या क्या लिया यहाँ से, अगर एक्स आई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसके केस में हमारे पास उसके लिए एक्स बार और एस स्क्वायर दोनों एक तो MLE होते हैं, साथ ही लीस्ट स्क्वायर MLE होते हैं, तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर भी होते हैं, MLE भी होते हैं और LSE भी होते हैं, साथ ही यहाँ से एक्स बार अनबायस्ड होता है और एस स्क्वायर बायस्ड होता है, तो ऑल दीज आर ट्रू, करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन टेस्टिंग इन रेफरेंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला तो अगर ट्रू की बात करें कौन सा ट्रू है ये देख लेते हैं।
एक तो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन अगेंस्ट विच नल हाइपोथेसिस टेस्टेड। ये सही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस जिसके अगेंस्ट में नल हाइपोथेसिस होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट को रिजेक्ट करना, जब एच नॉट ट्रू है तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर होगा, ये सही है। और अब उसे एक्सेप्ट करना जब वो हमारे पास फॉल्स है, सेकंड टाइप ऑफ एरर है, तो ये हो गया। तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा होगा, ये इनकरेक्ट हो गया जो कि कहता है स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट इज अल्फा प्लस बीटा, बट पावर ऑफ टेस्ट होता है हमारे पास 1 माइनस बीटा, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, फोर्थ ऑप्शन। द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस विच वन इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। द हाइपोथेसिस विच हैज़ ओनली वन पॉइंट पैरामीटर विच स्पेस इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। सीधी सी बात है, एक ही पॉइंट है उसको सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट है तो कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगी, ये भी सही है। और नेक्स्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी एट विच सेकेंड टाइप ऑफ एरर फिक्स्ड, सेकेंड टाइप का एरर हम फिक्स कर लेते हैं, इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो कहलाएगा हमारे पास से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है हमारे पास अल्फा, 1 माइनस अल्फा को हम कहेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी 1 माइनस अल्फा नहीं, सिर्फ अल्फा। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो होता है अल्फा, उसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ से सेकंड काइंड एरर को फिक्स कर देंगे, ये नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, मतलब हम लोग जब गलत है उसको रिजेक्ट कर दें, गलत को गलत कहने में पावर चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा, ये भी सही है। तो यहाँ से फॉल्स बताना है, फॉल्स थर्ड स्टेटमेंट है, तो क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास अल्फा होता है, इसमें इतनी स्टेटमेंट लिखा वो गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अगर इसके लिए भी हम बात करें, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर यूजफुल व्हेन एन लार्ज होगा तो उसके लिए यूजफुल होंगे, और साथ ही यूज्ड व्हेन द पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, पेरेंट डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल ना हो तब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होता है। और पैरामीट्रिक टेस्ट कैन बी यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं है तो उसमें पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ नहीं हो सकता। तो इसने पहले स्टेटमेंट में वही कहा है, तो ये हमारे पास ये फॉल्स हो गया। तो अगर ट्रू की बात करें, ये कह रहा है पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे पास जब यूज़ होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो नॉर्मल हो, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो नॉन पैरामीट्रिक हो। तो ये एक दूसरे के कंट्राडिक्शन, मतलब उल्टे अपोजिट दिए हुए हैं, मतलब सेम रिजल्ट है बस उल्टे दिए हुए हैं। तो और साथ ही नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़फुल होगा जब हमारे पास सैम्पल साइज लार्ज होगी। तो ये तीनों रिजल्ट हमारे पास ट्रू है पैरामीट्रिक टेस्ट के रेफरेंस में। टी इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, टी अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, देन टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर बायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा थीटा का। टी अगर अनबायस्ड थीटा के लिए तो टी स्क्वायर बायस्ड हो जाएगा थीटा के लिए। इफ थीटा इज ट्रू पैरामीटर एंड बीटा इज सेकेंड काइंड एरर, देन बी थीटा इज, थीटा ट्रू है और बीटा सेकेंड काइंड पैरामीटर है, तो बी ऑफ थीटा हमारे पास क्या होगा, बी ऑफ थीटा इज नॉन एज हियर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है एन म्यू सिग्मा, एन म्यू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 10.24 दी हुई है, सैंपल में आइटम 576 दिए हुए हैं, मीन 4.7 दिया, जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करनी, म्यू इक्वल्स टू 5.2 के लिए। तो z इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाएगा, z इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाएगा x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, ये वैल्यू आएगी। x बार की वैल्यू क्या दी हुई है, 4.7 हमें दी हुई है, म्यू की वैल्यू हमें 5.2 दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 10.24, सिग्मा का स्क्वायर है, मतलब हमने यहाँ से लेना है 10.24 का स्क्वायर रूट, अपॉन में हमने लेना है रूट एन, तो रूट एन की वैल्यू कितनी है 576 का स्क्वायर रूट लेना है। अब इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है पूरा, 4.7 माइनस 5.2 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 10.24 बट्टे 576, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये तो सीधी सी बात है। तो नेगेटिव वैल्यू जो आएगी ये दोनों तो हो नहीं सकते, बाकी आपको चेक करना है 3.75 है या नहीं, वो आप कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक्सप्रेशन ये था 4.7 माइनस 5.2 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 10.76 बट्टे 576 का स्क्वायर रूट, इससे आप सॉल्व करेंगे तो -3.75 इसका करेक्ट आंसर आएगा। रिलेटिव एफिशिएंसी इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट
is the ratio of relative efficiency in non-parametric test is the ratio of size of samples. samples की size का ratio होता है size of samples. थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है. Marshall Edwards index number uses AM of quantities of the base and current year weight. मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ करता है एल्जेब्रिक मीन को क्वांटिटीज़ के बेस और करंट ईयर के वेट के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. वेरिएंट डिफरेंस मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट. वेरिएंस डिफरेंस मेथड कब यूज़ किया जाता है? यूज टू एस्टिमेट वेरिएंस ऑफ रैंडम कंपोनेंट इन द सीरीज. यूज टू एस्टिमेट वेरिएंस ऑफ रैंडम कंपोनेंट इन द सीरीज़ के रैंडम कंपोनेंट के वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए वेरिएट डिफरेंस मेथड यूज़ किया जाता है. फॉर द गिवन 6 वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ हमें गिवन, इनके लिए 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है. 3 ईयर मूविंग एवरेज यानी इन 3 का सम करना, 3 से डिवाइड करना. सीधी सी बात है 19 आएगा क्योंकि सारे ऑप्शन में वही दिया हुआ है. इसी तरीके से नेक्स्ट 3 को जोड़ना है, 3 का भाग देना है, उसमें भी 25 ही आएगा. ये भी सेम ही होगा. अब हमने लास्ट के 2 को अगर चेक करने हैं, लास्ट के 3 को चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें 39, 41, 42 का है, तो इनको चेक कर लेते हैं. लास्ट के 3 को अगर आप चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? लास्ट के 3 डिजिट क्या है? एक तो 33 है, 42 है और 48 है. इन तीनों को जोड़ना है, 3 का भाग देना है. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 41 वैल्यू आती है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन इजीली करेक्ट हो जाएगा. ये बाकी हम कह सकते हैं यहाँ से. नेक्स्ट है द जनरल परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी इज डिटरमाइंड बाई. क्रय करने की शक्ति को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा क्रय करने की शक्ति. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. यूजुअल मेथड यूज इन द टाइम सीरीज एनालिसिस आर. टाइम सीरीज एनालिसिस में यूजुअली कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? एक तो किया जाता है एडिटिव मेथड यूज़ किया जाता है, दूसरा किया जाता है कॉब डगलस मेथड. एक तो एडिटिव मेथड यूज़ करते हैं, एक कॉब डगलस मेथड यूज़ करते हैं. तो एडिटिव मेथड एंड कॉब डगलस मेथड सेकंड ऑप्शन है. तो 69 क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड ऑप्शन 70th क्वेश्चन है. इसमें एडिटिव मेथड और कॉब डगलस मेथड दोनों है हमारे पास सेकंड ऑप्शन में. तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास इजीली करेक्ट हो जाएगा.